हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार। आकाश कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बीकॉम बीएमएमयू के द्वारा पूछे गए वर्ष 2021 के बीकॉम पार्ट 3 के पेपर नंबर 5 जो कि है कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 1 को। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि क्या होता है, कंपलसरी क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पहला आपका क्या होता है, कंपलसरी क्वेश्चन है। टोटल 10 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन जो है ये है ट्रू फॉल्स वाला, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 10 एमसीक्यूज है, वही 10 ट्रू फॉल्स है, यानी 10 × 2 20 नंबर का टोटल मार्क्स होता है। और ये कंपलसरी है, आपको इसको अटेम्प्ट करना ही होगा, ठीक है। और बाकी जो 9 क्वेश्चन बचा, 9 में आपका हो सकता है 4 या 5 प्रैक्टिकल हो जाए, बाकी सब थियोरिटिकल क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। आइए हम लोग आज इस वीडियो में क्या देखेंगे, ट्रू फॉल्स को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ ट्रू फॉल्स ही नहीं है, ऐसे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है फॉल्स दे दिए, लेकिन हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है, जो कि मेन मोटो है वीडियो का। नहीं तो ऐसे तो चाहते तो हम ट्रू फॉल्स लिख के आपको दे देते, ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आता ना क्यों ट्रू वाला, ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कल घुमा के भी आ जाए आने वाले वर्षों में तो आप उसको, क्योंकि इससे रिलेट रहेगा तो आप खुद से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग करके देखते हैं क्वेश्चन को। आइए, अगर दिख नहीं रहा होगा तो डिस्क्रिप्शन में इसका दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन का, और ये बोर्ड का इमेज रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। There is no difference between indirect expense and overhead, है ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड में कहता है कोई डिफरेंस नहीं है, सही है ना, ट्रू है, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता, सुनिए। ओवरहेड को अगर देखा जाए ना तो ओवरहेड क्या होता है, ओवरहेड सम होता है किसका किसका, इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, प्लस इनडायरेक्ट वेजेस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इन तीनों का ये क्या होता है, सम होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे इनडायरेक्ट है और प्रत्यक्ष, क्योंकि डायरेक्ट जो होता है ना, जैसे आप देखिए यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। ये तीनों जो है, ये इस तीनों को क्या बोलते हैं, इस तीनों को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, ठीक है। इस तीनों क्या बोलता है, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो ये तीनों जो होते हैं प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट बोला होता है उसको क्या बोलते हैं, हम ओवरहेड भी कहा जाता है, हिंदी में इसको ऊपरी व्यय कहते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या बोलिए तो ओवरहेड, दोनों क्या होते हैं, दोनों इक्वल ही होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है यहाँ पे, वही कह रहा है ना, देयर इज नो डिफरेंस, कह रहा है इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। कहाँ सही बात है, दोनों में अंतर नहीं होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया। नंबर 2 में आते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट, है ना। क्या बोल रहा है, फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री एक्सपेंस दोनों सेम, दोनों डिफरेंट होते हैं। यहाँ भी ये सही बोल रहा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों दोनों सही होते हैं, अब आप देखिए, फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री एक्सपेंस दोनों अलग होते हैं। क्यों अलग है, देखिए फैक्ट्री, अब आप देखिए यहाँ पे ये जो प्राइम कॉस्ट है ना, यहीं से हम इसे कनेक्ट करते हैं। देखिए प्राइम कॉस्ट में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड को जब प्लस करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। मान लेते हैं अगर यहाँ पे 1 लाख रुपया है, ठीक है, और यहाँ भी 20,000 है, तो टोटल कितना हो गया, 120, 1,20,000। तो देख लीजिए आप, दोनों में अंतर है ना। क्या बोला था, फैक्ट्री कॉस्ट जो कि मेरे एग्जांपल में कितना दिख रहा है, 1,20,000, और फैक्ट्री एक्सपेंस जो कि मेरे एग्जांपल में कितना दिख रहा है, 20,000। तो दोनों में क्या है, दोनों में अंतर है, एक 20,000 है और एक 1,20,000, तो दोनों में अंतर है, ठीक है। फैक्ट्री यानी प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री एक्सपेंस जोड़ देते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट आता है, ठीक है। तो दोनों एक जैसा नहीं है, दोनों क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए आंसर इसका क्या बना, ट्रू बना, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं रिसीवेबल्स। कहता है रिसीवेबल, तीसरा क्वेश्चन है, रिसीवेबल कहता है ये पार्ट है किसका, करेंट एसेट्स का। कह रहा रिसीवेबल जो है वो करेंट एसेट का पार्ट है। रिसीवेबल क्या होता है, तो रिसीवेबल के बारे में आप जानते होंगे क्या होता है। देखिए ये रिसीवेबल सम होता है, जोड़ होता है किसका, डेटर, ठीक है, डेटर और प्लस बीआर का, ठीक है, डेटर और बीआर का। आप 12th में अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर देखे होंगे, आपके इसी पार्ट 3 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो बुक है पेपर नंबर 6, उसमें भी एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में आप एक रेशियो पढ़ेंगे, डेटर टर्नओवर रेशियो, डीटीआर। उसमें जो डेटर निकालते हैं, एवरेज डेटर जो निकालते हैं, क्या करते हैं, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर भागा दो। तो यहाँ पे रिसीवेबल का वर्ड का प्रयोग किया जाता है, ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल जो है वो इन दोनों का क्या होता है, जोड़ होता है, डेटर प्लस बीआर। तो क्या अब आप बताइए, क्या ये दोनों करेंट एसेट नहीं है ना, इसीलिए कह रहा है कि रिसीवेबल करेंट एसेट का पार्ट है। अब यहाँ पे एक सवाल आपके मन में चल रहा है, करेंट एसेट क्या होता है भाई, तो एसेट का ये 11th क्लास का चीज़ है। एसेट के कई सारे टाइप्स होते हैं, फिक्स एसेट, करेंट एसेट, लिक्विड एसेट, फिक्स एसेट, वेस्टिंग एसेट, है ना, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट।
तो उसमें से करंट एसेट कौन हुआ, फिक्स करंट एसेट कौन हुआ, जो एसेट जिस एसेट की जो लाइफ टाइम है ड्यूरेबिलिटी वो क्या हो 12 महीना से कम का हो। ये डेटर देख रहे हैं, बी आर मतलब बिल रिसीवेबल, ये देख रहे हैं कि सब क्या है, ये सब आपके। अब डेटर मतलब जिसको उधार माल बेचता है, अब किसी को उधार माल बेचे तो वो पैसा हमको 10 दिन 15 दिन 1 सप्ताह हार्डली 1 महीना, बहुत ज़्यादा हुआ 2 महीना में पैसा आ ही जाएगा। तो ऐसे संपत्ति को जो 1 साल के अंदर में क्या हो जाए कन्वर्टेड इनटू कैश हो जाता है, ऐसे संपत्ति को क्या बोलते हैं करंट एसेट बोलते हैं। तो यहाँ पर सही है कि रिसीवेबल जो है वो पार्ट है किसका, करंट एसेट का, सही है, इसका आंसर भी क्या होगा ट्रू होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। बिल ऑफ मटेरियल इज द इनवॉइस ऑफ मटेरियल परचेज्ड, गलत। अब देखिए बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, अब देखिए बिल ऑफ मटेरियल सुनिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि सपोज इमेजिन कीजिए कि मेरा कहीं पे प्लांट है, कहीं मेरा जैसे ये पेन हम बनाते हैं कहीं पे, ठीक है। अब ये पेन हम बनाते हैं, इस पेन में जो भी रॉ मटेरियल, इसका जो रॉ मटेरियल है वो हम कहीं और जगह रखते हैं, मतलब स्टॉक कहीं पे स्टॉक रखते हैं। अब मान लीजिए जहाँ पे मशीन लगा है, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ तो पॉसिबल नहीं कि वहाँ सारा स्टॉक रखा होगा, स्टॉक कहीं और रखा होगा, तो वहाँ से स्टॉक को यहाँ लाना होता है। तो थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए क्या होता होगा वहाँ पे। जैसे आज मान लीजिए कि आज हमको 10 पेन बनाना है, ठीक है। अब 10 पेन में जितना प्लास्टिक लगने वाला है, जितना इसके अंदर का जो है, जो ये मटेरियल है वो लगने वाला है, जो भी है, हम क्या करेंगे, स्टोर डिपार्टमेंट जहाँ पे इसका क्या रखा हुआ है, स्टोर रॉ मटेरियल रखा हुआ है, स्टोर डिपार्टमेंट में फ़ोन करेंगे कि हाँ भैया हमको ये सब क्या कहते हैं माल चाहिए, ठीक है, हमको आज 10 पीस बनाना है, हमको ये सब भेजिए, ठीक है। तो अब देखिए फ़ोन, चूँकि यहाँ कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, रिकॉर्ड होता है, आप लोग कल पिछले रिकन्सिलेशन वाला में देखे होंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, वो हिसाब लिखते हैं, तो फ़ोन पे तो काम नहीं होगा, उसका फॉर्मल चाहिए। तो क्या होता है ना, यहाँ से एक लिस्ट बना के दिया जाता है, जो फैक्ट्री मैनेजर होते हैं, जो फैक्ट्री में काम बना रहे होते हैं, जो मैनेजर, वो मैनेजर एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, स्लिप, इसको कहा जाता है रिक्वेजिशन स्लिप। रिक्वेजिशन स्लिप किसको भेजा जाता है, स्टोर मैनेजर को, ठीक है, जहाँ पे स्टॉक रखा हुआ है। तो वो यहाँ से भेजता है स्टोर की हमको ये आइटम चाहिए। कोई आदमी लेके गया स्टोर पे, ये कागज़ का टुकड़ा वहाँ जाके दिया। अब उस कागज़ को देख ले कि हाँ भाई आज ना फैक्ट्री वाला ये सब माल मांगा है, तो उसको निकलवा के स्टोर से निकलवा के हाँ ये सब उठा के लेके जाओ, अब तुम इसका प्रोडक्शन करो। तो अब यहाँ पे ये कागज़ का टुकड़ा क्या बना, एक एविडेंस बना। कल दिन अगर वो बोलेगा कि नहीं हम नहीं मंगवाए हैं, तो उसका लिखा है ना मेरे पास, उसका एक प्रूफ है। कल दिन मान लीजिए ऑडिट होगा, कॉस्ट अकाउंटेंट जब आएंगे बोलेंगे हाँ भाई तुम्हारे यहाँ से 1 पीस सामान कहाँ गया, तो बोलेगा हम तो भेजे थे किसको, फैक्ट्री वाले को। तो बोलेगा प्रूफ दिखाओ, तो वो जो कागज़ का टुकड़ा दिखाएगा ना, वही उसको कहते हैं रिक्विजिशन स्लिप, या उसको कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल। मतलब एक ऐसा बिल जिसमें मटेरियल का नाम होता है, वह मटेरियल जो मांगा गया है फैक्ट्री वाले के द्वारा, किससे, स्टोर वाले को, ठीक है। मतलब जहाँ माल रखा हुआ है वहाँ से फैक्ट्री वाला क्या किया है, मांगा है कि भाई आज हमको इतना बनाना है, तो इतना ला के दो, फिर आज वो प्रोडक्शन करेगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर मंगवाएगा, फिर खत्म होगा, फिर मंगवाएगा। तो जो मंगवाने के लिए जिस इनवॉइस, जिस वाउचर का वो प्रयोग करता है, जिस बिल का वो प्रयोग करता है, उस बिल को बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। तो अब बताइए क्या बिल ऑफ मटेरियल खरीदने के लिए यूज़ किया जाता है? नहीं, खरीदा वो तो है ही पहले से ना, स्टोर में मेरा माल पहले से रखा, वो तो खरीदा जा चुका है, स्टोर में रखा हुआ है, स्टोर से बस लाना था, मंगवाना था हमको कि भाई स्टोर में माल रखा हुआ है, वहाँ से ला के दो, ठीक है। तो देखिए पेज करेंगे बिल ऑफ मटेरियल इज द इनवॉइस ऑफ मटेरियल परचेज। तो कह रहा है नहीं, ये इनवॉइस नहीं होता। इनवॉइस कौन होता है, हाँ यही माल अगर हम मान लीजिए कहीं से खरीद के मंगवा रहे होते हैं, किसी दूसरे स्टेट से, कहीं से भी, वहाँ पे वो जो बिल आता है उसको बोलते हैं इनवॉइस। तो ये बिल ऑफ मटेरियल एक अंतर और है, सुन लीजिए। इनवॉइस क्या होता है जैसे हम मंगवाते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए हम ये मटेरियल ना किसी पार्टी से मंगवाते हैं, ठीक है, तो हम अलग है, वो अलग है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को जब कोई सामान बेचता है या जब उससे खरीदता है, तो जो वहाँ जो बिल आता है उसको इनवॉइस बोलते हैं। लेकिन ये देख लीजिए, ये बिल ऑफ मटेरियल कौन किया, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन का एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से मांगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला जो है वो किससे मांग रहा है, स्टोर डिपार्टमेंट वाले से। तो ये एक तरह से देखा जाए तो इंटर डिपार्टमेंट क्या बोले वाउचर या बिल बोलिए है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो डिपार्टमेंट एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट में प्रयोग किया था, फिर इसको बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। तो वही कह रहा है कि इसको परचेज नहीं, ये फॉल्स है, इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फिर आइए इंश्योरेंस ऑफ मशीन इज अ वेरिएबल एक्सपेंस किसे कहते हैं? दो तरह का एक्सपेंस होता है, फिक्स एक्सपेंस, फिक्स्ड एक होता है और एक वेरिएबल होता है। फिक्स कौन हो गया, जो लगना ही लगना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कहें तो रेंट, आप कहीं पे मान लीजिए जैसे आप कहीं पे अपना प्लांट बैठा है, वहाँ मैंने रेंट पे लिए, लीज पे लिए हैं, तो रेंट आपको हर महीने लगना है, प्रोडक्शन करें चाहे ना करें, बंद रहे तो भी आपको रेंट लगना है, उसको बोलते हैं फिक्स। वेरिएबल कौन होता है, वेरिएबल जो आपके प्रोडक्शन पे वेरी करता है। अगर जैसे कि आप बात करें पावर, बिजली है ना, बिजली हो गया, डीजल हो गया, लेबर हो गया, ये सब क्या हुआ। अब जैसे आज काम होगा, आज मान लीजिए पूरे दिन काम 8 घंटा काम चला, तो
तो 8 घंटा बिजली चला, आज काम नहीं हुआ तो बिजली नहीं चला, तो उसको वेरिएबल बोलते हैं। वैसा खर्च जो प्रोडक्शन पे वेरी करता है, मोर प्रोडक्शन मोर एक्सपेंस, लेस प्रोडक्शन लेस एक्सपेंस, नो प्रोडक्शन नो एक्सपेंस, तो ऐसा को बोलते हैं वेरिएबल। तो अब बताइए ये इंश्योरेंस, मशीन का जो इंश्योरेंस क्या ये वेरिएबल है? नहीं, क्योंकि मशीन जैसे 10 लाख का मशीन है, ठीक है, उसका इंश्योरेंस क्या है? वो तो फिक्स है, एक बार हो गया सो हो गया। अब आप मशीन के थ्रू आप माल प्रोडक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उससे, अरे आप गाड़ी खरीदे, आप सपोज आप मतलब बाइक खरीदे, बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, क्या बाइक में वेरिएबल है कि चलाएंगे तो लगेगा? बाइक में जो पेट्रोल डालते हैं ना, जो फ्यूल डालते हैं, वो आपका क्या है? वेरिएबल है, जितना दूर चलाएंगे उतना दूर लगेगा, नहीं चलाएंगे पड़ा रहेगा। लेकिन इंश्योरेंस क्या है? आप इंश्योरेंस करा लिए लेकिन बाइक रखा हुआ है तो भी वो लग रहा है। तो इंश्योरेंस फिक्स एक्सपेंस का एग्जाम्पल है, ना कि वेरिएबल का। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? गलत हो गया, फॉल्स हो गया। आते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर, ये सही है ना? देखिए ये ट्रू है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कौन बनाता है? कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं, है ना? इससे जस्ट पहले वाले सवाल ये इसी ईयर के क्वेश्चन नंबर 8 में कॉन्ट्रैक्ट से पूछा गया था। वहाँ पूछा भी था आपसे कॉन्ट्रैक्ट इन द बुक ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, आपको कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनना। तो अक्सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कौन बनाते हैं? कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं, ना कि कॉन्ट्रैक्टी, ठीक है? तो यहाँ पे ये सही है, ट्रू है, ठीक है? इस पर कुछ समझ में बात नहीं थी। अब आइए जी में, कंप्लीट बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट ओनली। कह रहा है जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनता। गलत है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए सपोज मान लीजिए कि हम ना जैसे कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जैसे L&T सब कोई है, मान लीजिए कहीं पे रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिए। अब वो रोड मान लीजिए सपोज मान लीजिए जैसे 50-60 किलोमीटर का रोड है, ठीक है? अब वो एक साल में, मान लीजिए एक दिन में तो नहीं होना, एक साल में नहीं होना, वो कई सालों से मान लीजिए 5 साल का प्रोजेक्ट है। तो क्या बैलेंस शीट जो बनेगा, तो क्या जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा तब बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं। बैलेंस शीट बीच में ही बन सकता है, यानी अगर आपको 2 साल काम हुआ तो 2 साल में हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, वहाँ बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। तो वही कह रहा है, यहाँ क्या बोला था? कंप्लीट बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट ओनली। नहीं, है ना? हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने का इंतजार नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट कम भी रहेगा तो भी बैलेंस शीट, कॉन्ट्रैक्ट अगर अधूरा भी है, चल रहा है तो भी बैलेंस शीट बन सकता है। ये ऐसा नहीं कि जब पूरा होगा तभी बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है? यहाँ पे ये गलत हो जाता है। आइए डिप्रिसिएशन ऑफ मशीन का डिप्रिसिएशन कर रहा है वर्क ओवरहेड में शामिल होता है। सही है कि देखिए वर्क ओवरहेड किसको बोलते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को ही क्या बोला जाता है? वर्क ओवरहेड बोला जाता है ना? और फैक्ट्री ओवरहेड किसे कहते हैं? फैक्ट्री में लगे गए खर्च, फैक्ट्री में जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ पे था ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस ओवरहेड, ठीक है? तो जो भी फैक्ट्री के अंदर, अब बताइए मशीन कहाँ है? फैक्ट्री में। मशीन कहाँ है? फैक्ट्री में। तो मशीन का डिप्रिसिएशन क्या होता है? मशीन को यूज करने से उसका डिप्रिसिएशन लगा। तो चूंकि मशीन फैक्ट्री में है और यहाँ फैक्ट्री का खर्चा है, तो वाजिब तो कॉमन सी बात है कि मशीन का जो डिप्रिसिएशन है वो क्या होगा? वो फैक्ट्री ओवरहेड का हेड का ही पार्ट है। वही कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड में मशीन का डिप्रिसिएशन शामिल होता है। तो हाँ सही बात है, शामिल होता है, ठीक है? क्योंकि ये मशीन फैक्ट्री में लगा हुआ है, ठीक है? फैक्ट्री के अंदर का जितना खर्चा है वो सारा फैक्ट्री में वर्क, यहाँ वर्क बोल है ना, वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? फैक्ट्री ओवरहेड भी बोल सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये सही है, ट्रू है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंट। गलत, फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया? ये जो इंटरेस्ट है ऑन कैपिटल है ना, ये फाइनेंस वाले का पार्ट है। किसका पार्ट है? फाइनेंस। ये फाइनेंस का पार्ट है, ना कि कॉस्ट का। फाइनेंशियल अकाउंट ये कौन सा अकाउंटिंग का पार्ट है? कॉस्ट अकाउंट्स का 3 टाइप होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये किसका पार्ट है? फाइनेंस का पार्ट है, ये कॉस्ट अकाउंट का पार्ट नहीं है, ठीक है? कोई ऐसा आप हमको कमेंट में कोई ऐसा खर्चा बताइए जो कॉस्ट का पार्ट है, फाइनेंस का नहीं है, ठीक है? बताइएगा। चलिए अब आते हैं ये, ठीक है? ये समझ में आ गया? याद है हम लोग पढ़े थे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यही होता है ना। देखिए हम क्या बताया कि कुछ खर्चा कॉस्ट अकाउंटिंग दिखाता है, फाइनेंस नहीं, कुछ फाइनेंस दिखाता है, कॉस्ट नहीं। ये देखिए ये खर्चा, ये जो एक्सपेंस है वो फाइनेंस वाले दिखाए होंगे, कॉस्ट वाले नहीं दिखाए होंगे, क्योंकि ये कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, ठीक है? टेंडर प्राइस और कोटेशन प्राइस रियल नहीं होता है, सही बात, दोनों रियल। कोटेशन, टेंडर प्राइस किसको बोलते हैं या कोटेशन प्राइस किसको बोलते हैं? आप सीधा जानिए, जैसे मान लीजिए सपोज हम जैसे घर बनाते हैं ना, घर बनाना होता है तो हम एक अंदाज बोलते हैं कि हाँ भाई हमको घर बनाना है, उसमें इतना रूम चाहिए, इतना ये रूम है, बाथरूम है, 2 BHK 3 BHK जैसा रूम चाहिए वो चाहिए, तो कितना खर्चा लगेगा बताइए? तो इंजीनियर होता है, जो भी इंजीनियर है, मान लीजिए आप एक नक्शा बनाता है, तैयार करता है, करेंट प्राइस जो मार्केट का भी करेंट प्राइस है सीमेंट का, बालू का, छड़ का, उसके अनुसार वो जोड़ प्लस माइनस करके बताता है कि भाई आप इतना घर बनेगा ना तो आपको इतना रुपये खर्च लग जाएगा।
उसको बोलते हैं कोटेशन प्राइस या टेंडर प्राइस। तो क्या ये रियल है? नहीं, क्योंकि एक ये एस्टिमेट है, एक अंदाज है ये। क्योंकि मैं एक इंजीनियर बोला कि भाई 10 लाख लगेगा, 20 लाख लगेगा, 25 लाख लगेगा, तो ये 10, 20, 25 लाख जो है ये क्या है? ये रियल नहीं है, ये इमेजिनरी है, एस्टिमेटेड है। क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट जो है वो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एक अंदाज रहता है कि हाँ 20 लाख लगेगा, तो जो घर बनाने वाले हैं, जो कंज्यूमर वो देखते हैं हाँ भाई चलो ठीक है मेरे पास 20 लाख है या 30 लाख है, चलो हाथ लगाया जा सकता है। क्योंकि फिर आगे तो यहाँ एक सवाल और बनता है क्या कि टेंडर प्राइस और एक्चुअल प्राइस में अंतर होता है? होता है, एकदम अंतर होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप जितना बोले उतना ही एग्जैक्ट वो तो इत्तेफाक जो हो जाए। इसलिए कह रहा है टेंडर प्राइस या कोटेशन प्राइस रियल नहीं होते हैं। सही बात है, ये रियल नहीं होते हैं। रियल कौन होते हैं? जो एक्चुअल होते हैं। और एक्चुअल टेंडर में डेविएशन होता है। अब ये डेविएशन ज़्यादा कम हो सकता है। हमारे इंजीनियर बोला 20 लाख लगेगा, 21 लग गया, 19 लग गया, तो ऐसा हो सकता है। तो एक्चुअल प्राइस हो गया जो लगा, और टेंडर प्राइस कौन हुआ? जो एक एस्टिमेट किया जाता है पिछले आधार पे। पिछले मतलब आप मैंने कि आप ही जैसा हम पिछली बार कोई घर बनाए थे उसमें इतना लगा था, ऐसा लगा था, ऐसा लगा था। मान लेते हैं मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है, मान 10% से बढ़ गया है, तो मान लीजिए जैसे इससे पहले सेम घर बना था 10 लाख में, अगर मान लेते हैं कि 10% से अगर मान लीजिए हर चीज़ का दाम बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन महंगाई के कारण, तो 10 लाख का बना था, 10% 1,10,000 रुपया, तो मोटा मोटी 1,20,000 रुपया। तो ये जो 1,20,000 एस्टिमेट किया गया इसको क्या बोलते हैं? टेंडर प्राइस बोलते हैं। तो टेंडर प्राइस रियल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सही है। तो देखिए हम आपको इसमें जितना भी ट्रू फॉल्स था, चाहते तो हम आपको सीधा ट्रू फॉल्स बता देते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे इस वीडियो बनाने का ये ऑब्जेक्ट नहीं था। ऑब्जेक्ट ये था आपको इसके पीछे का बात बताना है, क्यों ट्रू है, क्यों फॉल्स है, ताकि एक आपके पास एक सॉलिड रीजन हो कि हाँ हम इसको कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस हो कि हम ट्रू क्यों कर रहे हैं, फॉल्स क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर ये सवाल अगर फिर से रिपीट करता है तो आपके पास एक सॉलिड आंसर रहेगा। और थोड़ा सा आंसर क्वेश्चन वेरी भी कर जाता है, तो चूंकि आप यहाँ पे जान रहे हैं, इसका बेसिक जान रहे हैं, ये एक तरह से आप समझिए ट्रू फॉल्स बहुत अच्छा चीज़ होता है। इसके वजह से कहीं ना कहीं आप थ्योरी पार्ट से आप कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत बेसिक चीज़ से कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत अंदर की चीज़। क्योंकि ट्रू फॉल्स अक्सर कहाँ से बनाया जाता है? एकदम अंदर की चीज़ से, ठीक है। एकदम बात देखते हैं कितना बारीक सा चीज़ बोला, टेंडर प्राइस रियल नहीं होते हैं, है ना। अब लोग नहीं सही तो है, ऐसा तो है, कंफ्यूजिंग होता है। तो हम कोशिश की कि आप उसमें पूरी अच्छी तरह समझाने का, ठीक है। तो हमको लगता है सारा पूरा इसी तरह से हर साल का जो क्वेश्चन आएगा हम इसी तरह डील करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच।